हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर की क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज में 381 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 380 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ट्रू पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था प्राय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। दूसरा स्टेटमेंट की बात कर रहा है, अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था में प्रतिनिध्यात्मक स्वरूप का अभाव होता है। और सी है आपका, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था सरकार में अस्थिरता उत्पन्न करती है। और डी है आपका, अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था में सतत एवं संगत नीति का सदैव पालन नहीं होता है। तो यहाँ पे ट्रू पूछा गया है, तो राइट हो जाएगा। अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था प्राय क्या होती है, व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका, ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच क्या होता है, संघर्ष को जन्म देती है, कॉन्फ्लिक्ट को। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, अलिखित संविधान सामान्यतः निम्नलिखित में से किसको अपनाता है? तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रीति रिवाज एवं प्रचलन, न्यायिक निर्णय, विभिन्न समयों पर निर्मित संविधि, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी। क्योंकि जो अलिखित संविधान होता है वो रीति रिवाज और प्रचलन को फॉलो करता है, न्यायिक निर्णय को भी, और विभिन्न समयों पर निर्मित जो संविधि होती है उन सभी को अपनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लीज आप लोग वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कीजिए और साथ ही शेयर जरूर कीजिए। तो अगला है, कठोर संविधान वह है, ठीक है, जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित होता है, या फिर आसानी से संशोधित नहीं होता है, या विधायिका के 3/4, ठीक है, थर्ड फोर्थ 3/4 बहुमत से संशोधित होता है, या फिर विधायिका के 2/3 बहुमत से संशोधित होता है। तो कठोर संविधान वो है जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विधायिका के, ठीक है, 2/3 बहुमत से संशोधित होता है, उसी को कठोर संविधान कहा जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अभिनव भारत के विषय में सही है? तो अभिनव भारत के बारे में बात करेंगे तो किसने लिखा था? अभिनव भारत जो है वी.डी. सावरकर। तो इसमें है, यह महाराष्ट्र का एक क्रांतिकारी संघ था, या फिर यह एक देशभक्तिवादी पत्रिका थी, यह राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य करने वाला संघ था, या फिर स्वदेश प्रशासन में भारतीयों को जो अधिकतम कार्यभाग की मांग करने वाला संघ था। तो अभिनव भारत जो है यह महाराष्ट्र, ठीक है, वी.डी. सावरकर का एक क्रांतिकारी संघ था, संगठन था। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, लाल कमीज आंदोलन का उद्देश्य था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो लाल कमीज आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था अंग्रेजों को भारत से निकालना, ठीक है। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाल कमीज अंग्रेजों को भारत से निकालना इनका मुख्य उद्देश्य था, ये लाल कमीज के नाम से जाने जाते थे। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची आपका राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन संबंधी जो दृष्टिकोण है और उसके प्रवक्ता आपको मैच करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले है मार्क्सवादी मत। तो मार्क्सवादी मत का संबंध हो जाएगा आपका किससे? एम.एन. रॉय से, यानी दूसरा, ए का दूसरा, बी इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा है नव परंपरावादी मत। तो नव परंपरावादी जो मत को मानने वाले हैं वो हैं आपके डी रायमंड, ठीक है, पहला हो जाएगा। सी वाला है आपका कैम्ब्रिज मत। कैम्ब्रिज मत को मानने वाले हैं फोर्थ, यानी डेविड वेस्टब्रूक, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और सावर्टन मत को मानने वाले हो जाएंगे आपके रणजीत गुहा, ठीक है। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस रेडियो किसने प्रसारित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो कांग्रेस रेडियो में जो प्रसारित किया था वो क्या था आपका? उषा मेहता,
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भूमिगत होकर जो है कांग्रेस रेडियो का को प्रसारित किया था। ठीक है, भूमिगत का मतलब जमीन से नीचे छुपकर ये काम किया था इस आंदोलन के समय। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कांग्रेस का विरोध करने के लिए सर सैयद अहमद के साथ किसने पैट्रियाटिक एसोसिएशन गठित की थी? तो कांग्रेस का विरोध करने के लिए, ठीक है, सर सैयद अहमद ने किसने पैट्रियाटिक एसोसिएशन गठित किया था? वो थे आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन का अभिप्राय है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो अभिप्राय है वो है आपका यानी डी, वह प्रलेख जिसके अंतर्गत देशी राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश हुआ था। ठीक है, तो यहां पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन रीड कर सकते हैं आप लोग कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तथा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के बीच जो विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम हुआ था वो हुआ था चंपकस दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं। चंपकस दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में क्या हुआ था, आप इस केस को भी रीड कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो भाई नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों में जो प्राथमिकता प्राप्त है वो केवल आर्टिकल 39B तथा 39C में उल्लिखित सिद्धांतों में है, केवल अनुच्छेद 39 तथा 3900 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है, ठीक है, आर्टिकल 330 जो है सुनिश्चित करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण से संबंधित आर्टिकल 330 है। अगला है हमारा, राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्ण है। यह किसने लिखा है? यह स्टेटमेंट किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशन है, बहुत बार पूछी गई है, तो ये अरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी अरिस्टो का मानना था कि राज्य जो है उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व है। ठीक है, राज्य को उन्होंने व्यक्ति से पहले बताया है, इस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्ण है, ये मानना अरिस्टो का था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिवाद से संबंधित है? तो व्यक्तिवाद की बात कर रहा है, तो आप देख सकते हैं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये आपका हेगल का कोटेशन है। ठीक है, तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य तिरोहित हो जाएगा या फिर राज्य एक नैतिक संस्था है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवादी क्या होते हैं, राज्य को नहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह मानने वाले व्यक्तिवादी विचारक हैं, यानी व्यक्तिवाद से संबंधित हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी थी? तो ये जो घटना हुई थी यह हुई थी लाहौर में। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है इसके विरोध में वहाँ पे गए थे, उनके ऊपर प्रहार किया गया था लाठियों से, तो वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, वो कही जाएगी? तो वो कही जाएगी आपकी संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दल व्यवस्था की वैधता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला दलहीन लोकतंत्र का विचार प्रस्तावित किया गया था।
तो भाई आपको पता है, ठीक है, दल विहीन की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति आपातकाल के समय दी थी। टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से प्रयोग करते हुए अपना उत्तर दीजिए। तो प्रधानमंत्री संबंधी विचार और व्यक्ति से संबंधित हैं। जो विचार किसके हैं? प्रधानमंत्री के संबंध में। तो छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा जो कहा था वो स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का दूसरा है। तो ये कहा था लास्की ने प्रधानमंत्री के संबंध में, यानी प्रधानमंत्री क्या है? छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच एक चंद्रमा के रूप में है। ये कोटेशन जो है लास्की की है। अगला है हमारा समकक्षों में प्रथम। तो समकक्षों में जो प्रथम है कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और किसने कहा था? ये कहा था मार्ले के द्वारा। बी का तीसरा हो जाएगा। संपूर्ण शासन व्यवस्था की चूल की बात करते हैं हमारे पहला जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने संपूर्ण शासन व्यवस्था की चूल की बात की थी। और सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं उसकी बात करते हैं बर्मन, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो सूचियां दी गई हैं। एक में भारतीय संविधान के प्रावधान हैं तथा दूसरी में उन राज्यों के नाम जिनके संविधान से उन्हें लिया गया है। उन्हें सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपना उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं राज्यसभा की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष। तो ये कहाँ से ली गई है भाई? ये ली गई हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ए का डी, राज्यसभा की अवधि जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दूसरा है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ जो विधेयक सुरक्षित रखने की बात की गई है वो है हमारा पहला, कहाँ से? कनाडा से। यानी गवर्नर जो होता है, ठीक है, कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। और सी है आपका वृहद उभयनिष्ठ सूची, यानी लिस्ट मेथड की बात कर रहा है। ये आपको पता है, ये ऑस्ट्रिया के संविधान से, यानी तीसरा इसका राइट होना चाहिए। तो तीसरा हो जाएगा। और अंतिम है हमारा विद्वंजनों, ठीक है, विद्वज्जनों को राज्यसभा में नामित करना है। नॉमिनेशन की बात कर रहा है। जो नॉमिनेट होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, जो मनोनीत होते हैं, उनकी बात कर रहा है। ये हमने लिया गया था किसके, कहाँ से? डी, यानी आयरलैंड के संविधान से। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। तो पब्लिक जो ओपिनियन नामक बुक लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी थी? वॉल्टर लिपमैन ने लिखी थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पब्लिक ओपिनियन, लिपमैन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूढ़िगत या फिर अपरिवर्तनीय अवधारणा को जनमत के संदर्भ में किसने दिया था? तो रूढ़िगत या अपरिवर्तनीय अवधारणा को जनमत के संदर्भ में मानने वाले जो विचारक थे वो आपके वॉल्टर लिपमैन ही थे। तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? तो बात करें तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे बीवी गेरी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका को अधिक जनप्रतिनिधित्वात्मक बनाने के लिए जे.एस. मिल ने संस्तुति की थी। तो भाई जॉन स्टुअर्ट मिल की बात कर रहा है। तो मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की, शिक्षितों के लिए बहुल मताधिकार की, या फिर उपयुक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे.एस. मिल को आप समझ सकते हैं, इन्होंने ये सभी विचार दिए थे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात भी करते हैं, महिलाओं के मताधिकार की बात जे.एस. मिल के द्वारा की गई थी, और शिक्षितों के लिए बहुल मताधिकार की बात भी उनके द्वारा की गई थी। उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति को अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको साफ दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ा सा पीडीएफ सही से नहीं आ पाया, तो आप लोग उसे सुन सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो अगला है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था। तो आनुपातिक समानता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले विचारक थे वो मिल थे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को शासन के पीछे की शक्ति किसने कहा था?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो राजनीतिक दलों को, ठीक है, तो राजनीतिक दल होते हैं वो शासन के पीछे की शक्ति होते हैं, ये माना था लॉर्ड राइस का। तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैन वर्सेस स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैन वर्सेस स्टेट नामक जो पुस्तक लिखी गई थी वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बहुत बार रिपीटेड है, नेट में टीजीटी पीजीटी सभी में पूछी गई बुक है। तो इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग जो है प्रशस्त किया था? तो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का जो मार्ग प्रशस्त करने वाले विचारक थे वो थे आपके टी.एच. ग्रीन। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूरो साम्यवाद शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यूरो साम्यवाद शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है आपका एनरिको बर्लिगर को। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एनरिको बर्लिगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इस विचार की वकालत किसने की है कि जनता का शासन एक कल्पना है और कुछ लोगों का शासन क्या है, हकीकत है? ठीक है, कि जनता का शासन क्या है, कल्पना है, कोरी कल्पना है, और जो कुछ लोगों का शासन है वो क्या है, हकीकत है। तो यह मानने वाले विचारक हैं आपके अभिजनवादी, यानी बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास इनके द्वारा किया गया था। अगला है, उदारवाद का प्रतिवाद है, तो उदारवाद का जो प्रतिवाद है वो है समाजवाद। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक जो तत्व होता है वो क्या होता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं वैज्ञानिक समाजवाद जो है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की बात करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? तो वो था आपका मैकियावेली, जिन्होंने प्रिंस लिखी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटेक्शन को आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया था, वो थे मैकियावेली। अगला है हमारा, किसने संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है आपको जीन बोदा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूसो के उपरांत किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक युक्ति के रूप में प्रयोग किया था? रूसो के उपरांत किस दार्शनिक सामाजिक संविदा की जो अवधारणा को एक दार्शनिक युक्ति के रूप में प्रयोग किया था, वो कौन थे? तो वो थे आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमंड बर्ग। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था किसने कहा है? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी मैकफर्सन ने जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसे अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था के रूप में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य अंतर स्पष्ट करके हॉब्स ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया। यह किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ये कहा गया था डी, यानी बार्कर के द्वारा। बार्कर का मानना था कि जो प्राकृतिक कानून है और नागरिक कानून के जो मध्य अंतर स्पष्ट करके हॉब्स ने जो विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और फिर ऑस्टिन के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, यह मानना था बार्कर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व राजनीतिक तो है परंतु पूर्व सामाजिक नहीं, क्योंकि इस अवस्था में रहने वाले लोगों का
समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है परंतु सामाजिक नहीं है। इसके पीछे कारण है कि इस अवस्था में रहने वाले लोगों का जो समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज है। अगला है सामान्य इच्छा की अवधारणा संबंधित है। तो सामान्य इच्छा की जो अवधारणा है भाई, वो गुणात्मक अवधारणा है, यानी क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, समाज के विरुद्ध जो अधिकार परस्पर विरोधी अव्यक्त हैं, यह कथन किसका है? तो समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अव्यक्ति हैं, यह स्टेटमेंट दिया गया था बेंथम के द्वारा, जिन्होंने सुख और दुख का सिद्धांत कॉन्सेप्ट दिया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किन विचारकों का युग मानता है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी, यहाँ तक कि नेट में भी। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी मानने वाले, जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानने वाले जो विचारक हैं, वह हैं लॉर्ड एक्टन और डी टॉकविले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो अधिकारों का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो है आपका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, स्वतंत्रता और समानता का जो सर्वश्रेष्ठ समन्वय संभव और व्यवहारिक है। तो स्वतंत्रता और समानता का जो सर्वश्रेष्ठ समन्वय संभव और व्यवहारिक है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत, यानी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, बहुत बहुत पूछी गई है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो पुस्तक का केंद्रभूत तर्क क्या है? ठीक है, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करेंगे तो उसमें कहा गया है सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उसी दशा में न्यायोचित मानी जा सकती हैं जबकि वे न्यूनतम संपन्न व्यक्ति के हित में हो। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है? जॉन रॉल्स की। तो जॉन रॉल्स का मानना था, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, किसने कहा अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या करता है? उसे लागू करता है। यह स्टेटमेंट आपका बोसांके का है। अगर ग्रीन और बोसांके आपको दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो आप इसे बोसांके ही करेंगे। अगर ऑप्शन में आपको बोसांके नहीं मिला तब जाकर इसे आप ग्रीन राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं बुकों में ग्रीन भी दिया गया है। ग्रीन आप उसी कंडीशन में, सिचुएशन में करेंगे जब आपको ऑप्शन में बोसांके नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति राजनीतिक है यह नारा किसने दिया है? तो व्यक्ति राजनीतिक है यह नारा दिया है उदारवादियों ने। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है इससे पहले स्वतंत्रता समानता को विरोधी के स्वरूप में मानने वाले विचारक थे। अब बात कर रहे हैं पूरक, यानी समानता, इन दोनों में समान मानने वाले विचारक हैं आपके रूसो। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता की पूरक मानने वाले विचारक आपके जीन जैक्स रूसो, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध हैं प्रस्तुत किया है? तो न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध जो मानने वाले विचारक हैं वह समाजवादी हैं, यानी समाजवादियों के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, न्यायिक सक्रियता के दोष हैं। तो न्यायिक सक्रियता के जो दोष हैं वो कौन कौन से हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। वह न्यायपालिका को सर्वसत्तावादी तथा तानाशाह बना देता है। वह कार्यपालिका को अनुत्तरदायी तथा लापरवाह बना देता है। यही न्यायिक सक्रियता के दोष हैं। वह सरकार के 3 भागों में शक्ति विभाजन को धूमिल बना देता है, ये नहीं है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य जो है राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल रखना है।
तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो दिया गया था AB डाइसी के द्वारा। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोटेशन वाला क्वेश्चन जो है आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में वर्तमान सिचुएशन में जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, खासकर नेट में भी आप देख सकते हैं अधिकतर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है प्रथम अंतरिम सरकार यानी 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी और निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं था। तो जो सम्मिलित नहीं था वो था आपका AB अलेक्जेंडर। सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम और सफात अहमद खान ये तीनों शामिल थे। AB अलेक्जेंडर इससे संबंधित नहीं है। आपको पता है AB अलेक्जेंडर जो है कौन थे? ये भाई जो भारत आने वाले, ठीक है, कैबिनेट मिशन था के पहले जो भारत आने वाले ब्रिटेन से थे, जो वहाँ से एक नाविक के रूप में थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था उसका नाम था, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, तो ये था आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको मैच करना है। तो आप देख सकते हैं इसका ए राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ए है इसका। तो ए का फोर्थ आप देख सकते हैं अपवाह सिद्धांत। तो अपवाह सिद्धांत दिया था वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने, यानी ड्रेन थ्योरी। अगला है आपका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी तीसरा हो जाएगा। और पृथक सांप्रदायिक मतदाता मंडल की बात करते हैं वो की थी MA जिन्ना के द्वारा। ठीक है, सांप्रदायिक मतदाता मंडल। और विधानमंडल में प्रवेश की बात CR दास के द्वारा की गई थी जब स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में, ठीक है, आर्टिकल 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 को अनुच्छेद 352 के अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है जब देश में बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, आर्टिकल 352 लागू हो, तो आर्टिकल 19 आपका क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है। तो जनहित याचिकाओं का जो कानूनी आधार है वो है स्वयं संविधान में। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम जो बहिर्गमन का नेतृत्व किया था वो क्या था? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा वो, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशन है और बहुत बार पूछी गई है। तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, उग्रवादी नेता। अगर ईश्वर अस्पृश्यता को, अनटचबिलिटी, ठीक है, को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह विचार लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया था, BG तिलक। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के बिना राज्य या फिर राज्य न होकर अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी TGT PGT में दोनों में पूछा गया है कि संविधान के बिना जो राज्य क्या है? राज्य न होकर अराजकता का शासन है, यह कहा था जेलिनेक के द्वारा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता व शक्ति एक केंद्र में रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं, यह कथन किसका है? तो एकात्मक राज्य,
ठीक है, तो जिसमें समस्त सत्ता जो है शक्ति केंद्र में रहती है, यह विचार जो था आपका हरमन फाइनर का था। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें जो है सलाहकार इकाइयां होती हैं, ठीक है, एडवाइजर, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस संवैधानिक पदधारक को जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो कौन हो जाएगा इसका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो भाई लोकसभा में किसी भी जो विधेयक पर जो है आम बहस जो होती है वो द्वितीय वाचन के समय होती है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य सर्वोच्च नैतिकता का जो प्रतिनिधित्व करता है ये कहा गया था इमैनुअल कांट के द्वारा, यानी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने यह संविधान का कार्य बताया है कि सरकार जो है निरंकुश, ठीक है, सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करने की बात। तो सरकार के निरंकुश जो कार्य हैं उनको सीमित करने की बात की गई है C.F. स्ट्रॉन्ग के द्वारा, ये स्टेटमेंट दिया गया है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, तो इस बार नेट में भी पूछी गई थी। तो एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स जो नामक पुस्तक है यह है बी पारेख, यानी भिकू पारेख के द्वारा, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बुक है। एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स जो है ये पुस्तक जो है भिकू पारेख की है। जो क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, 2 बार 3 बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है आप देख सकते हैं, डी एप्टर द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डेविड एप्टर की द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल राइट है। ई वारकर की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी है। ई बर्नस्टीन की बात करें, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म बुक लिखी थी। और ए ब्रेख्त के द्वारा द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं लिखी गई थी, यही इसमें सुमेलित नहीं है। डी नहीं है, बाकी तीनों राइट हैं, और तीनों बुकें आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस प्रकार की आपके लिए वीडियो हम लेकर आते रहें। अगला है हमारा, डेविड स्टर्न ने राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद के लिए किसे दोषी ठहराया है? तो डेविड स्टर्न ने जो राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद के लिए दोषी ठहराया है वो डनिंग, G.H. सेबाइन तथा C.H. मैकलेवन, ठीक है, C.H. मैकलेवन को ठहराया है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो रात्रि प्रहरी की जो राज्य की अवधारणा दी थी वो रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा दी गई थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए एक उत्तरदायी कारक नहीं है? भाई जो नहीं है वो बताना है आपको। प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का प्रभाव, समष्टिवादी वैचारिक वातावरण जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता थी, या फिर शांति सुरक्षा और एकता की इच्छा। तो उत्तरदायी कारक नहीं है, वो है प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत। बाकी तीनों राइट हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। तो पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक का लेखक है S.M. लिप्सेट, ठीक है, लिप्सेट के द्वारा पॉलिटिकल मैन पुस्तक लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट बुक है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर बल्कि समूह का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है, यह किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक, सॉरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये फिगिस का स्टेटमेंट है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिगिस का मानना था कि मानव समाज क्या है, राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का जो बालू का ढेर बल्कि समूह का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है, तो मानना था फिगिस का।
अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट किसका है। तो आप देख सकते हैं पहला है जॉन लॉक ए, तो ए का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। जॉन लॉक का मानना है कि राज्य क्या लोगों की इच्छा पर आधारित है, ये लॉक का मानना है। बी है प्लेटो। प्लेटो आपको पता है प्लेटो किसकी बात करते हैं, प्लेटो बात करते हैं कि राज्य क्या नैतिकीकरण की एक इकाई है। और अरस्तु का मानना है आपका तीसरा, यानी राज्य विधि के सर्जन हेतु एक इकाई है, ये मानना है अरस्तु का। और डिग्वी का मानना है राज्य जो है प्राथमिक रूप से एक सामाजिक तथ्य है, ये डिग्वी का मानना है। अगला क्वेश्चन है हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। असंतुष्ट मानव संतुष्ट सुअर की अपेक्षा क्या है, अच्छा है, और असंतुष्ट सुकरात पूर्णतया संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा उत्कृष्ट है, यह किसने लिखा है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था आपको, आप दिया गया है J.S. मिल के द्वारा। ठीक है, उनका मानना है कि असंतुष्ट मानव से संतुष्ट सुअर की अपेक्षा, असंतुष्ट मानव जो है संतुष्ट सुअर की अपेक्षा अच्छा है, और असंतुष्ट सुकरात पूर्णतया संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा जो है उत्कृष्ट है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिद्धांतकार दिए गए हैं और अवधारणा दी गई है, आपको मैच करना है। तो भाई ए है, ए कौन है, ए का डेविड ईस्टन है। तो डेविड ईस्टन बात करते हैं किसकी, पद्धति में पुनर्निर्वेश की। पद्धति में पुनर्निर्वेश की बात डेविड ईस्टन करते हैं, यानी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और बी है टॉलकॉट पार्सन्स। टॉलकॉट पार्सन्स बात करते हैं राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व, और आमंड बात करते हैं राजनीतिक समाजीकरण की, और कार्ल मार्क्स की बात करते हैं हिंसा की। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था आपका R.H. टाउनी के द्वारा कि निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। तो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानने वाले विचारक आपके हो जाएंगे मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, यह किसने कहा था। तो यह मानना था अरिस्टोटल का, यानी अरस्तु का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी, और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी, यह किसने कहा था। तो ये कहा गया था H.J. लास्की के द्वारा। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।